नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो चक्रव्यूह का। सबसे पहले वो स्टोरीज जिन पर आज आपने वोटिंग की है। पहली स्टोरी नोएडा के बवाल वाली थी। नोएडा में मजदूरों का गुस्सा निकलकर अब सामने आया है या फिर ये किसी की बड़ी साजिश थी। इस खबर में 16% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आगे डिटेल में इस पर बात करता हूं। दूसरी कहानी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर है। ममता बनर्जी के किस खासम खास की फाइल अब ईडी के पास पहुंच गई है। इस खबर को देखने के लिए 20% लोगों ने वोट दिए हैं। तीसरी कहानी जो आपके सामने थी वो युद्ध से जुड़ी थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अब फंस गए हैं। इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में इस ईरान वॉर का एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है बिहार में सम्राट के नाम पर लगी मोहर। अब पाटलिपुत्र में भी भगवा लहर। इस खबर को देखने के लिए 42% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और यही हमारी आज की सबसे बड़ी स्टोरी भी है। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कर लेते हैं। बिहार में 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार का राजनीतिक युग अब खत्म हो रहा है। अब जेडीयू के नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया होंगे या कह सकते हैं नए सम्राट होंगे। उनको अपना चौधरी मानकर कल सुबह 11 बजे नई सरकार शपथ लेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनके लिए अटकलें थी कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। कोई और 2 नेता, विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी, ये 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या वजह है इसको विस्तार से आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात सम्राट चौधरी की कर लेते हैं क्योंकि आज उनका दिन है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में जैसे ही दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, वैसे ही यह साफ हो गया कि बिहार की बागडोर अब सम्राट चौधरी के हाथों में होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित है। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। निश्चित रूप से यह क्षण बड़ी भावुक क्षण रहा। पहला ऐसा हुआ है, दुखी घड़ी रही है कैबिनेट के अंदर जिन्होंने हम लोगों से छुट्टी लिया। भावुक क्षण तो सब बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए है। आज वाकई में पटना में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। पहली बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। वही सम्राट चौधरी एनडीए के दूसरे नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब उनके सामने नीतीश कुमार के 20 साल के कामकाज की चुनौतियां भी हैं और आगे की उम्मीद भी है। ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं। लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। आज पटना में काफी गहमागहमी रही। नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक की। 20 साल पहले 25 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनने के बाद जब नीतीश ने पहली कैबिनेट की बैठक की थी तो एजेंडे पर सुशासन था। आज जब आखिरी कैबिनेट की बैठक की तो नई सरकार के मार्गदर्शन का एजेंडा है। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ कुछ चीजें साफ हो गई हैं। बिहार में अभी ओबीसी राजनीति का बोलबाला रहेगा जो 10 मार्च 1990 को लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से शुरू हुआ था। खासकर लव कुश वाली राजनीति जिसमें कुर्मी और कोयरी जैसी प्रभावशाली जातियां आती हैं। कुर्मी जाति से नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और अब कोयरी जाति से सम्राट चौधरी बिहार को चलाने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने बिहार में बीजेपी को आक्रामक अंदाज दिया है। वही खास बात यह भी रही कि नीतीश कुमार से उनका तालमेल बीते कुछ सालों में बहुत अच्छा दिखाई दिया।
आज एक तरफ जहां सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, वहीं एनडीए में विधायक दल का नेता जब सम्राट को चुना गया तो नीतीश कुमार ने खुद ही लोगों से कहा, भाई तालियां तो बजाओ। सब कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप खड़ा होइए ना, सब कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप खड़ा होइए ना, सब कर दीजिए। सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान तो आज हुआ, लेकिन राजनीति की बारीकियों को समझने के लिए भावुक भंगिमाओं को भी पढ़ना पड़ता है। करीब एक महीने पहले ही हमने नीतीश कुमार की भाव भंगिमा के आधार पर यह बता दिया था कि बिहार में सम्राट का नाम तय लग रहा। तो नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी जितनी चुप है, नीतीश कुमार उतना ही मुखर दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार अपने जूनियर इशारा करते हैं सम्राट चौधरी की तरफ कि वो ही नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसको सम्राट चौधरी पर नीतीश के दो बयानों से आप समझ सकते हैं। पहला बयान 13 मार्च का है, जब अपनी यात्रा के क्रम में वो सहरसा पहुंचे तो भाषण के आखिर में सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर लोगों से कहा कि इन्हें बताइए कि काम हो रहा है। दूसरा बयान नीतीश का ज्यादा स्पष्टता के साथ 18 मार्च को निकल आया, जब जमुई में नीतीश ने फिर कहा कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं, आगे भी यही सब देखेंगे। ये क्लिप 19 मार्च की थी। अब ये समझिए कि बीजेपी ने तमाम और सीनियर नेताओं को पीछे छोड़कर सम्राट चौधरी पर ही इतना भरोसा क्यों किया। सबसे अहम बात यह कि सीएम बनने के बाद बीजेपी को गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में जेडीयू के साथ तालमेल बिठाने में सम्राट चौधरी बहुत बेहतर माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति काफी बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी कोयरी समाज से। इन दोनों जातियों को लव कुश बिहार में माना जाता है, जिनकी आबादी 7% के करीब है। ऐसे में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिहाज से भी सम्राट चौधरी बीजेपी की तमाम प्लानिंग में बिल्कुल फिट बैठते हैं। एंटी लालू सेंटिमेंट को भुनाने और विपक्ष पर आक्रामक दिखने के मकसद से भी पिछड़े वर्ग के एक प्रभावी नेता के रूप में सम्राट चौधरी रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं से वो आगे कई बार दिखाई दिए हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी या आरएसएस के मौलिक नेताओं में नहीं हैं। वो कई पार्टियों से घूमते हुए बीजेपी में आए हैं, लेकिन असम में हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस से लाकर जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, उसे देखते हुए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में अड़चन नहीं हुई। हालांकि बिहार चुनाव के दौरान जिस तरह अमित शाह ने कहा कि सम्राट चौधरी को चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी बड़ा आदमी बना देंगे, वो तभी इशारा हो गया था कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी में बीजेपी अपना लीडर खोज रही है। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी यहां से विधायक बनकर जब पटना जाएंगे, मैं अभी बिहार में हर जगह जा रहा हूं, जहां जा रहा हूं वहां लोग कहते हैं कि साहब हमारे विधायक को मंत्री बनाने की काम करिएगा, मगर हमने तारापुर वालों आपको तो बना बनाया उप मुख्यमंत्री दे दिया है, उप मुख्यमंत्री। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। और केवल सम्राट चौधरी ऐसे नहीं है जो गैर भाजपाई है, जिनका अतीत भाजपा का नहीं था। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीजेपी में आने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत बिस्व शर्मा एक नाम मैंने आपको ले चुका हूं, इसके अलावा प्रेमा खांडू हैं, इसके अलावा और भी कई मुख्यमंत्री हुए। उत्तर पूर्व के तो माणिक शाह भी। ये लोग तमाम ऐसे नेता रहे जो दूसरी पार्टियों से आए और भाजपा में आने के बाद भाजपा की बागडोर को संभाला है। नीतीश कुमार की विदाई और सम्राट चौधरी की ताजपोशी को लेकर विपक्ष के अपने तर्क रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इसे बिहार की जनता के साथ एक धोखा बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा था। कार्यकाल आज समाप्त होना था क्या, मेरा सवाल इससे। अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था तो उस स्लोगन का मतलब क्या था, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो बेईमानी है ना, घोर बेईमानी है। और जो कोई भी कुछ बनेगा इसके बाद वो मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा।
14 नवंबर 2025 को चुनाव जीता था एनडीए ने और आज 14 अप्रैल 2026 है। 5 महीने भी नहीं हुए हैं और मुख्यमंत्री बदल दिया। इसीलिए विपक्ष को मौका मिल गया है एनडीए पर हमला करने का। आज आपको 57 वर्षीय सम्राट चौधरी का राजनीतिक प्रोफाइल भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो केवल बीजेपी या संघ परिवार से निकल कर आए इस कुर्सी तक अकेले नहीं पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के पास तो बिहार के हर बड़े राजनीतिक दल के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। 1990 के दशक में छात्र राजनीति से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े। साल 2000 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बने पहली बार। 2000 से 2010 तक आरजेडी सरकार में मंत्री पद भी संभाला। 2010 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू से विधायक बन गए और नीतीश कुमार के करीबी बने। 2015 में फिर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता और मंत्री बन गए। 2018 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2020 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। बिहार में बीजेपी के ओबीसी चेहरा बनकर उभरे। 2023 में बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2024 में सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक इमोशनल दिन है, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक तरफ इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने को नेता चुना गया। तो ये दिन इमोशनल भी है और ऐतिहासिक भी है, दोनों ही है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। वैसे बीजेपी वंशवाद की राजनीति का विरोध करती आई है, लेकिन सम्राट चौधरी को इस मामले में विशेष छूट मिल गई। सियासी परिवार का होने के बावजूद भी वो बीजेपी आलाकमान को अपने कामों से इंप्रेस करने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए वंशवाद के होते हुए भी उन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन तक आ गई। दरअसल सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी दोनों ही बिहार की राजनीति का एक वक्त में बड़ा चेहरा माने जाते थे। पिता शकुनी चौधरी 1985 में तारापुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधायक बने थे। 1990 में तारापुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 1994 में नीतीश कुमार की समता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। 1995 में तारापुर से समता पार्टी के टिकट पर फिर से विधायक चुने गए, लेकिन एक साल बाद 1996 में पाला बदलकर लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए और उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 1998 में फिर पाला बदला और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से समता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। 2000 में वापस आरजेडी में लौट आए और 2 बार विधायक चुने गए। 2015 में नीतीश कुमार और एनडीए के नए गठबंधन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी एचएएम से जुड़ गए और हम के राज्य के अध्यक्ष भी बने। यहीं से शकुनी और सम्राट की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती चली गई। इसी तरह सम्राट चौधरी की मां पार्वती देवी भी 1998 में तारापुर से विधायक चुनी गई थी। यानी अलग अलग दलों की राजनीति करने का अनुभव सम्राट चौधरी को अपने परिवार से विरासत में जैसे मिला हुआ है। सम्राट चौधरी का नाम तय होने के बाद अब सत्ता की चाबी बीजेपी के पास आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश की विदाई की वजह से एक भावुक माहौल भी आज पटना में देखा गया। आज जब नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद बाहर निकले तो वहां मौजूद कई मंत्री भावुक हो गए। अपनी कार में बैठने से पहले नीतीश कुमार ने सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपने साथ काम करने के लिए सबको धन्यवाद दिया। यह एक इत्तेफाक है कि पिछले साल 14 नवंबर को बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। वो चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया था। जेडीयू का नारा था 25 से 30, फिर से नीतीश, यानी 5 साल के लिए फिर से नीतीश को सीएम बनाने की बात कहकर मैंडेट लिया गया था। लेकिन 5 महीने में ही सीएम की कुर्सी चली गई और राज्यसभा का सफर शुरू हो गया। संयोग देखिए, नेहरू जयंती पर नीतीश की अगुवाई में एनडीए ने बिहार में शानदार जीत हासिल की थी और अंबेडकर जयंती पर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता वाली राजनीति से बाहर हो गए। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और ये कहानी पड़ोसी राज्य बंगाल से, जिस पर इंपैक्ट बिहार के इस घटनाक्रम का जरूर बीजेपी कैलकुलेट कर रही हो। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने दिल्ली में ऐसा काम किया जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर बिजली की तरह गिरा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली में आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है और उसका आफ्टर इफेक्ट आज पूरे दिन बंगाल की सियासत में दिखाई दिया। मामला कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का है।
विनेश चंदेल उसी आईपैक के डायरेक्टर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के हर बड़े नेताओं की जुबान पर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी का मामला रहा। দেখতে চাই কাকে কাকে অ্যারেস্ট করছো করো। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে, এটা জেনে রাখুন। The organization was known as ED. Now they have renamed themselves. Extremely desperate. 10 days before polling is not law enforcement. It is electoral sabotage. आईपैक जो संस्था, इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, जिन्होंने अभी बिहार का चुनाव भी लड़ा अपनी पार्टी बनाकर जनसुराज। जब तक प्रशांत किशोर आईपैक में रहे तब तक एक बार भी छापा नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर उससे अलग हुए, अपने दोस्तों के पार्टी अपना कार्यालय सौंप दिया, तब लगातार वो ईडी के घेरे में। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन लोकतंत्र की जंग यानी चुनाव में हर कदम का कोई ना कोई वजह भी होती है और हर एक्शन की टाइमिंग का एक खास मतलब भी। और जब चुनाव से ठीक पहले पर्दे के पीछे चाल चले जाने का एहसास हो तो सियासत में हलचल तो होना तय है। बंगाल में अभी वही हो रहा है। ममता बनर्जी चुनौती दिखाई देती हैं। बीजेपी चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर ले, हम फिर से जीतेंगे, ये ममता ने कहा है। वहीं दूसरी ओर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अभिषेक बनर्जी लिखते हैं, बंगाल चुनावों से महज 10 दिन पहले आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है, बल्कि ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को ही हिला देती है। जब पश्चिम बंगाल को फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, तब इस तरह की कार्रवाई एक साफ संदेश देती है, अगर आप विपक्ष के साथ खड़े हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डर दिखाना है। जब लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं ही दबाव बनाने का औजार लगने लगे तो भरोसा टूटने लगता है। एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियां, और वो भी सबसे संवेदनशील समय पर एक्टिव। इससे माहौल निष्पक्ष नहीं, डर वाला बनता है। आपको बता दूं, आईपैक कोई साधारण कंपनी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी खासियत चुनावी रणनीति बनाने की है। आईपैक ने साल 2019 से टीएमसी के साथ काम करना शुरू किया। 2021 विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति संभाली थी और टीएमसी उस चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने टीएमसी को मदद की और ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल की 42 लोकसभा में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भी आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति का कामकाज इन दिनों संभाल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आईपैक जैसी संस्थाएं आज की राजनीति में बहुत अहम हो चुकी हैं। ये सिर्फ पोस्टर और स्लोगन नहीं बनाती, बल्कि डेटा के आधार पर यह तय करती है कि चुनाव में कहां और कौन सा मुद्दा और किसको और कब उठाना है, किस सीट पर क्या रणनीति अपनानी है। एक तरह से आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी इंजन की तरह है। दिल्ली में ईडी के हाथों गिरफ्तार हुए विनेश चंदेल उसी आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर हैं। ऐसे में अगर चुनाव के ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर का चेहरा जांच के दायरे में आता है तो इसका असर टीएमसी के उस पूरे चुनावी कैंपेन पर पड़ सकता है, जिससे ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी के सांसद सयानी घोष जैसी स्टार कैंपेनर आगे बढ़ाती दिखाई देती है। सयानी घोष अपने अंदाज में प्रचार करते हुए अपनी नेता ममता बनर्जी के लिए। चुनाव प्रचार से याद आया, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बंगाल में पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पूरे 5 साल के बाद राहुल गांधी पहली बार बंगाल में थे। आज उत्तरी दिनाजपुर में रैली की। गौर करने वाली बात यह रही कि आज उनके टारगेट पर मोदी कम ममता बनर्जी ज्यादा दिखाई दी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में।
तो बंग जंग में जब चौतरफा मोर्चा अब खुल चुका है, लेकिन कड़ी टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही देखने को मिल रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सेंटर की एजेंसियों का मिसयूज कर टीएमसी की रणनीति बिगाड़ना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार और घुसपैठ को मुद्दा बना के रखा। मैं कह कर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाइटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है भाई बहन। तो आईपैक के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला बीजेपी और टीएमसी के बीच और ज्यादा तनावग्रस्त हो गया है। अब आईपैक के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आईपैक का ऑफिशियल फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक। लेकिन ईडी के एक्शन के बाद उसी आईपैक को लेकर एक नया फुल फॉर्म अब चर्चा में आ गया है। इस वायरल फुल फॉर्म में आईपैक का मतलब लगाया गया है इन्वेस्टिगेशन, प्रेशर एंड कंट्रोल कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि जांच एजेंसियां अपने कानून और प्रक्रिया के तहत काम करती हैं, उसके एक्शन का अपना एक समय और तर्क होता है। आईपैक के खिलाफ ईडी की हालिया इन्वेस्टिगेशन का केस कोई नया नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर के आधार पर यह जांच अब चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से करोड़ों रुपए की कोयला चोरी और तस्करी का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक पैसा ट्रांसफर हुआ। इसी केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए गुजरी 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। आपको याद होगा, हमने वो खबर दिखाई भी थी और उस वक्त ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी ईडी के कामकाज को रोकने के लिए। यह भी इल्जाम लगा। ममता वहां कुछ देर तक रुकी रही और जब बाहर निकली उस घर से तो उनके हाथ में एक फाइल दिखाई दी, एक फोल्डर दिखाई दिया हरे रंग का। इसके बाद वे आईपैक के ऑफिस भी गई थी और आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी के दस्तावेज उठवा के ले जाना चाहते हैं। वहीं कल आईपैक के विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की तरफ से कोर्ट में रिमांड कॉपी पेश की गई है, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि आईपैक सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं कर रही थी, बल्कि पैसे को घुमाकर काला से सफेद बनाने के काम भी चल रहा था। पैसे को 2 हिस्सों में लिया जाता था। करीब 50% हिस्सा चेक में ऑनलाइन के जरिए और बाकी का कैश लिया जाता था, ताकि पूरा पैसा रिकॉर्ड में न आने पाए। ईडी का दावा है कि कैश ट्रांसफर के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता था, ताकि पैसे का असली सोर्स छिपाया जा सके। यही वजह है कि आईपैक के विनेश चंदेल की गिरफ्तारी को 2 अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, सवाल यह है कि बंगाल के चुनावी राजनीति का गणित क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े मुकाबले में जीतने के लिए विरोधी की ताकत को कमजोर करना एक क्लासिक रणनीति होती है। सेना की भाषा से इसे कमजोर नस को दबाना कह सकते हैं। वैसे भी राजनीति में वक्त ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। इस जंग में कौन किसकी कमजोर नस को दबा रहा है, यह फैसला बंगाल की जनता को करना है, जिसके नतीजे हम और आप 4 मई को देखेंगे। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की बात नोएडा की, जहां यूपी सरकार ने मजदूरों की अधिकतर मांगे तो पूरी कर दी, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नोएडा में सैलरी के लिए मजदूरों के अंदर धधक रहा ज्वालामुखी आज भी सुलगता हुआ दिखाई दिया। कई जगहों से आज भी नारेबाजी से लेकर पत्थरबाजी तक की तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई थी। हालांकि आज प्रशासन कल यानी सोमवार के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आया। जगह जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कई जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। नोएडा के सेक्टर 70, सेक्टर 80 और सेक्टर 121 से सबसे ज्यादा पथराव और हिंसा की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नोएडा फेज 2 में भी मजदूर अपने हक की आवाज बुलंद करते नजर आए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग आज भी करना पड़ा, लेकिन इस बीच प्रशासन का दावा है कि मजदूरों की सभी मांगे मान ली गई हैं और हालात नियंत्रण में हैं।
हालांकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह मजदूरों के आंदोलन के पीछे बड़ी साजिश होने का दावा भी कर रहे हैं कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। अब अगर नोएडा पुलिस की माने तो मजदूरों का आंदोलन एक संगठित गिरोह की साजिश का नतीजा है। पुलिस के मुताबिक जांच में उसको ये पता चला कि पिछले 2-3 दिनों में दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। श्रमिकों को QR कोड स्कैन करवाकर इन ग्रुप्स में शामिल कराया गया। पुलिस ने ऐसे कई बॉट्स और फर्जी ट्विटर हैंडल्स को ट्रैक किया जो लगातार आगजनी और हिंसा के लिए कॉल दे रहे थे। नोएडा पुलिस को शक है कि इस डिजिटल प्रोपेगेंडा के पीछे देश के बाहर या प्रदेश के बाहर से बड़ी फंडिंग की गई होगी। यूपी सरकार की हाई पावर्ड कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, जो कल ही मुख्यमंत्री ने गठित की है। जांच भी की होगी और रिपोर्ट भी अब सामने आएगी। लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि 42,000 से ज्यादा मजदूरों के प्रदर्शन की खबर का इनपुट कि यह हिंसक हो सकता है, ये पुलिस के पास क्यों नहीं था? अगर प्रदर्शन और आगजनी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे तो नोएडा पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? और एक मूल सवाल यह भी है कि क्या 11 से 12,000 रुपए महीना कमाने वाले मजदूर इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें विदेशी फंडिंग की बात की जा रही हो? ऐसे कई सवाल हैं जो प्रशासन से पूछे जाने चाहिए। मीडिया ने जब हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष दीपक कुमार से ऐसे ही सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिए, ये भी अब आपको सुनना चाहिए। जैसा आपने कहा था कि उपद्रवी तत्व आए थे, तो ये क्या जनपद के थे कि बाहर जनपद से कोई अलग दल था जो चाहता था? अब ये तो देखिए डिटेल में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। काफी इसमें कार्रवाई हुई भी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी नजर है और उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। लोकल इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है नहीं, ये तो फेलियर कोई ऐसा तो सिस्टम होता नहीं है भाई। जब कोई चीज एकाएक आती है तो उस पर फिर धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। तो प्रशासन अपना फेलियर नहीं मान रहा है, चाहे इंटेलिजेंस का हो चाहे खुद का हो। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़ताल हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन की आड़ में हिंसा की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे मजदूरों या मजदूरों के भेष में उतरे कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से नोएडा में कोहराम मचाया बीते 2 दिनों में, उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगाई, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में विकास की राह में नोएडा अहम भूमिका निभाता रहा। नोएडा को यूपी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन माना जाता है। राज्य की कमाई का कुल 10% राजस्व यहीं से आता है। आज नोएडा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था भी यूपी के कई शहरों की तुलना में ज्यादा चाक चौबंद है। नोएडा कमिश्नरेट के पास कर्मचारी और पुलिस अधिकारी भी ज्यादा हैं। तो इस हिंसा के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर ये हिंसा प्लान की जा रही थी तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सवाल योगी सरकार से अब अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। वो मजदूर जिनको 11-12 हज़ार रुपए मिलते हों लेकिन साइन जिनसे 14, 15, 16, 17 हज़ार के कागज पर कराए जाते हों, वो अगर अपनी जायज मांगों को लेकर प्रोटेस्ट पर उतरते हैं और सरकार उनकी बात को समझती है, उनका दैनिक जो भत्ता है वो बढ़ाकर 11,000 से 13, 13,500 कर भी देती है, तब फिर ये साजिश कहाँ से साबित होती है? ये कैसे लगता है कि जो गरीब आदमी है वो इतनी बड़ी देश विरोधी साजिश में कामयाब हो सकता है? और अगर व्हाट्सएप से साजिश फैल रही थी तो व्हाट्सएप को कंट्रोल करने का अधिकार तो प्रशासन के पास होता है, क्यों नहीं देखा गया? सवाल तो पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं युद्ध की। ईरान में रिजीम चेंज के साथ पश्चिम एशिया में शुरू हुई जंग समंदर में बिछी एक ऐसी बिसात के मुहाने पर आ चुकी है जहां हार और जीत का फैसला अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाला है। रूस के विदेश मंत्री का आज चीन पहुंच जाना और अमेरिका की घेराबंदी को धता बताते हुए चीन के जहाज का हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लेना, ये महज 2 घटना नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट हो रही हो।
ट्रंप की टैरिफ की धमकियां एक तरफ और पोप लियो के बिना डर वाले हुंकार दूसरी तरफ, ईरान के साथ रूस चीन की रणनीतिक जुगलबंदी हो रही है तो अमेरिका और इजराइल का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। सवाल है, क्या अमेरिका का मोगेम्बो हॉर्मूज में आकर अब फंस गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समंदर में अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मूज की नाकेबंदी का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका को खुलकर चैलेंज दे दिया। अमेरिकी पाबंदियों को धता बताते हुए चीन का एक ऑयल टैंकर रिच स्टारी हॉर्मूज के रास्ते से बेखौफ निकल गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक LSEZ पर शिपिंग डेटा से पता चलता है कि चीन का ये तेल और केमिकल टैंकर आज हॉर्मूज से गुजरा है। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार की शाम 7:30 बजे से अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होने के बाद पहली बार कोई जहाज हॉर्मूज से गुजरा और अमेरिकी नौसेना कुछ नहीं कर पाई। ये वही जहाज है जिसे अमेरिका ने 2023 में ही ब्लैक लिस्ट कर रखा है। सवाल ये कि क्या ट्रंप की नाकेबंदी सिर्फ कागजी है, कोरी धमकी है, या फिर चीन ने हॉर्मूज में अमेरिका की दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है? हॉर्मूज दुनिया का वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका की नाकेबंदी का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना है, लेकिन ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया है। जाहिर है ट्रंप प्रशासन का मोगेम्बो वाला अंदाज अब उल्टा पड़ रहा है। इधर बीजिंग में हलचल तेज है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। सवाल है कि क्या यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक है या फिर एक नए एक्सिस का उदय है। रूस का बारूद और चीन की अर्थव्यवस्था, ये दोनों अब ईरान की ताकत बनकर सामने खड़े हैं। और ये सब तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही ट्रंप ने अमेरिका के फॉक्स न्यूज से बात करते हुए साफ कह दिया था कि अगर चीन ईरान की सैन्य सहायता करता है तब चीन पर वो 50% टैरिफ लगा देंगे। चीन का एक जहाज हॉर्मूज से निकल गया है। ये एक सांकेतिक नहीं बल्कि पावर प्ले है। जाहिर है चीन ने एक बार फिर हॉर्मूज स्ट्रेट के लिए इशारों में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब साफ है, पश्चिम एशिया को लेकर दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का अलायंस है तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान की धुरी। ये सिर्फ हॉर्मूज की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल ऑर्डर बदलने की लड़ाई है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए 4 पॉइंट एक फॉर्मूला सामने रखा है। आज बीजिंग में जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत का पालन जरूरी है। जिनपिंग ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक साझा, व्यापक और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा बनाने पर जोर दिया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दुनिया को जंगल के कानून वाली हालत में नहीं जाने देना चाहिए, यानी ताकतवर जो चाहे वो करे, वही हालत नहीं बननी चाहिए। जिनपिंग का इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ था कि उसकी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन बातचीत का ढोंग रचकर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अयोध्या से अमेरिका को धोखेबाज करार दिया। इलाही ने कहा कि एक तरफ अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट को खुला रखने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वही नाकेबंदी भी कर रहा है। वाकई में ये विडंबना तो है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दूं उसके पहले कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक को लेकर इस हफ्ते फिर से बैठक हो सकती है। इस्लामाबाद या फिर जिनेवा को संभावित वेन्यू माना जा रहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। इससे पहले 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। वहीं इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिकी टीम को लीड करने वाले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ईरान पर इकोनॉमिक टेररिज्म की तैयारी का आरोप लगाया। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो उसका वैश्विक प्रभाव और खतरनाक हो सकता है। इस्लामाबाद टॉक्स के असफल होने की बड़ी वजह बताई गई कि लेबनान में जो इजराइल के हमले हो रहे हैं उसको इस पर ईरान ने सख्त आपत्ति जताई थी। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है, ये भी जान लीजिए। लेबनान और इजराइल के बीच आज वॉशिंगटन में मीटिंग होने वाली है। अमेरिका की मीडिएशन में दोनों देशों के राजदूतों की ये बैठक हो सकती है। 1993 के बाद ये पहला मौका होगा जब इजराइल और लेबनान द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। लेबनान जहां सीज फायर चाहता है तो वहीं इजराइल का स्टैंड बड़ा क्लियर है।
वो हिजबुल्लाह ग्रुप का निरस्तीकरण यानी डिसआर्ममेंट चाहता है। इस बीच हिजबुल्लाह के नेता कासिम नईम ने कहा कि यह बातचीत बेकार है। नईम ने लेबनान सरकार पर मीटिंग से बाहर आने का दबाव भी बनाया है। बातचीत इजराइल और लेबनान की सरकार में होगी, हिजबुल्लाह से नहीं होगी। ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो से भी भिड़ चुके हैं। कभी ट्रंप खुलेआम पोप की आलोचना करते हैं तो कभी एआई फोटो डालकर खुद को प्रभु जीसस की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर पर बवाल मचा, विवाद हुआ तो ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस फोटो को हटा लिया, फिर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें लगा ये तस्वीर उन्हें एक डॉक्टर के रूप में दिखा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों पोप से लगातार विवाद चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पोप लियो ने ट्रंप सरकार की कई नीतियों की आलोचना की, वो चाहे प्रवासियों पर सख्ती का मामला हो या फिर वेनेजुएला में दखल, और अब ईरान जंग के खिलाफ खुलकर पोप ने आवाज उठाई। इस पर ट्रंप इतने नाराज हुए क्योंकि उन्हें साफ दिख गया कि पोप लियो को उनकी ही वजह से पोप का पद मिला है। ट्रंप ने पोप को विदेश नीति के लिए खराब बताया, साथ ही यह भी कहा कि वो पोप लियो के बड़े प्रशंसक नहीं हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई जब पोप 11 दिनों की अफ्रीका यात्रा पर निकले हैं। अल्जीरिया जाते समय पोप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है, वो ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन शांति को बढ़ावा देते रहेंगे। और जिस तरीके से ट्रंप पोप लियो से भिड़ गए, उसके बाद दुनिया में जो और क्रिश्चियंस हैं, खासकर मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत नाराज हैं। और अब बात कर लेते हैं पब्लिक व्यू की। पब्लिक व्यू में पहला व्यू प्रकाश जोशी का है, जो बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर है कि दलितों का 50% वोट पाकर भी दलित मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया। ये सिर्फ दलितों के साथ छल नहीं बल्कि अंबेडकर जी का भी अपमान है। अंबेडकर जयंती पर आज दलित मुख्यमंत्री बिहार को देना चाहिए था। दलितों को सिर्फ अंबेडकर जयंती पर गुमराह किया गया। अगला पब्लिक व्यू है नृपेंद्र कुमार मौर्य का। बिहार की कमान अब पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि भाजपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में जदयू की भूमिका कितनी बड़ी रहती है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।